हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जो न्यू मॉमी बनने वाले हैं उन्हें हेल्प मिलेगी। 37 वीक्स में बेबी गर्ल को डिलीवर किया और क्या कुछ कैसे था मैं आपको सारे इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी। तो आप सबको अगर मेरी ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगी ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब करते जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पिछले ईयर की बात है, 2022 की बात है। अक्टूबर में ना मेरी डेट नहीं आई, तो मुझे लगा कि 10 से 15 के बीच में मेरी टाइमिंग होती है। मुझे लगा कि हो सकता है इस मंथ थोड़ा मतलब कभी आगे पीछे हो जाता है, तो मैंने ना उस मंथ पूरा वेट किया तो नहीं, मेरा डेट नहीं आया। नेक्स्ट मंथ फिर नवंबर था, तो मैंने सोचा मुझे ना ऐसे पेट में ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि मैं पहले भी मम्मी बन चुकी हूँ। मेरा एक बेटा है अभी 3 साल का। तो मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो गया था कि ऐसा कुछ है। तो मैं तुरंत ही जैसे कितना 20 या 21 तारीख को, जैसे 17 को 15 से को मैंने वेट किया, नहीं आया मेरा डेट। तो मैं 20 से 21 तारीख को जाकर प्रेगन न्यूज़ की जो किट आती है वो लेकर आई टेस्ट करने के लिए। तो वो लाई, फिर मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। उस टाइम ना मेरी मम्मी आई हुई थी, काफ़ी कुछ चल रहा था उस टाइम लाइफ में। हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे उस टाइम और मेरी सासू माँ आई हुई थी, वो जस्ट गई ही थी अक्टूबर नहीं सितंबर के टाइम में। उनकी आँख का मोतियाबिंद को ऑपरेशन करवाया था, तो उसके बाद वो गई थी। काफ़ी मतलब बहुत बिज़ी शेड्यूल उस टाइम मेरा चल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था, उनका भी आँख का सर्जरी करवाना था मोतियाबिंद का। तो मम्मी उस टाइम आई हुई थी, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले पूरे अक्टूबर हमने वेट किया और फिर नवंबर में मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई। तो स्टार्टिंग के टाइम में तो स्टार्टिंग के 2 महीने में फॉलिक एसिड चलती है। फॉलिक एसिड की गोलियाँ, बस मेरा सिंपल सा फॉलिक एसिड ही मैंने खाया और मुझे स्टार्टिंग के 1-2 महीने उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हल्का-फुल्का सा ना पेट में दर्द जैसा था, पर इतना नहीं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तीसरा महीना चला, तो तीसरे महीने से आयरन कैल्शियम की गोली स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर ने। और मेरा ना मंथली चेकअप चल रहा था। हर मंथ मैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती थी, जिसमें डॉक्टर आपका पेट चेक करते हैं और बीपी चेक करते हैं। यही जो रूटीन चेकअप होता है यही सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मेरा तीसरा मंथ जब स्टार्ट होता है, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी ऑफ़िस के काम वग़ैरह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था और मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो मैं उसे कभी-कभी गोद में ले लेती थी, तो उससे ना मेरा पेट दर्द बढ़ने लगता था। हाँ, उस टाइम नहीं लेना चाहिए गोद में बच्चों को, या कोई भारी काम तो नहीं करना चाहिए, पर माँ ऐसी होती है ना कि प्यार में कुछ ऐसा सोचता नहीं है, बस बच्चे को खुश करने के चक्कर में मैं गोद ले लेती थी। उतना कुछ दिक्कत नहीं था क्योंकि मेरा बेटा उतना हेल्दी नहीं है, तो उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं था। पर फिर भी मैंने गलती की थी, नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर तीसरे महीने से मुझे थोड़ा ना ज़्यादा पेट में दर्द वग़ैरह होने लगा और 4th मंथ से बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो फीलिंग तो उस दुनिया की सबसे बेस्ट वाली फीलिंग होती है। आप में से जो भी लोग मम्मी बनने वाली होंगी, तो वो ज़रूर रिलेट कर पा रही होंगी कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिन भर मैं पेट पे ही हाथ रखे रहती थी कि बेबी का मूवमेंट मुझे फ़ील होगा। आपको ना आयरन और कैल्शियम वाली गोली कंटिन्यू चल रही थी और ना पेट में दर्द मेरा किसी-किसी दिन इतना ज़्यादा मेरे पेट में 3rd मंथ के लास्ट में ना मुझे ना पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं ना ऐसे झुक के चलने लगी थी।
और खाना तक नहीं बना पा रही थी, एक कदम तक नहीं बढ़ा पा रही थी। तो खैर उस टाइम तक पतिदेव तो आ ही गए थे, जो ऑफिस के काम से जो गए थे बाहर, तो आ गए थे। तो इसी तरह से कैसे 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 चल रहा था, ठीक है। उसके बाद पूरी सर्दियाँ निकल गई, अप्रैल मई सब मेरा बहुत अच्छे से गया, लेकिन पूरे प्रेगनेंसी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होता था और मेरी बेबी बहुत ज़्यादा मूव करती थी। तो उससे कभी-कभी बहुत दिक्कत भी होता था। आप ना करवट लेके सोने में आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा लगेगा कि कहीं बेबी दब ना जाए, तो ऐसे सीधे लेटे रहना पड़ता था, ठीक है। तो सीधे लेटे रहने से अच्छा भी लगता है, और ऐसे आप अपने पेट पे हाथ फेरते रहोगे तो बेबी का मूवमेंट पता चलता है, तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब मिला-जुला के मेरे तो प्रेगनेंसी ठीक ही थी, पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि पेट में कंटिन्यू दर्द रहता ही था और मैं काम-वाम नहीं कर पा रही थी। तो मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था वो तीसरे महीने में हुआ था, जो कि सबका होता है, ठीक है। तीसरे महीने में हुआ, उसके बाद फिर 5वें महीने में भी हुआ। ऐसे 3 अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, तीसरे में, 5वें में और फिर 8वें में। तो मेरा तीसरे में हुआ था और फिर 5वें में हुआ था। तो उसमें बेबी मतलब सब चीज़ ठीक था, और काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका सीबीसी वगैरह का टेस्ट 8वें महीने में भी होगा। और तो इस बार ना मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने ये टेस्ट नहीं करवाया था, ये सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने डबल मार्कर टेस्ट मैम ने लिखा था, मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा था उस टाइम। तो डॉक्टर ने लिखा था, बोला ये करवाना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको करवाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने मैम से पूछा कि मैम डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है, ठीक है। अगर आप लोग ना कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, जो कोई भी मेडिकल टर्म आपको समझ में नहीं आते, तो आप बेझिझक अपने डॉक्टर से इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, और वो भी डिनाई नहीं करेंगी, वो बताएंगी, ओके। तो डबल मार्कर टेस्ट के बारे में मैंने मैम से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ना सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, और ऐसा होता है ना कि उसमें आपको पता चलता है कि बेबी का मानसिक डेवलपमेंट और बॉडी का डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक तरह का ना ब्लड टेस्ट होता है। तो और ना आपको मतलब 90% डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें पता चल जाता है कि बच्चा को एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है बच्चे में, बच्चा ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे ये सब बता दिया था, उसके बाद तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि इसका रिपोर्ट आने में ना 2 दिन लग जाते हैं। अब 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट में, क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रही थी, मुझे पता नहीं था कि इसका रिपोर्ट में क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो उसका रिपोर्ट फिर 2 दिन बाद रिसीव किया मैंने, और डॉक्टर को जाके दिखाया, तो डॉक्टर सेड कि नहीं डॉली, सब चीज़ ठीक है और बेबी भी ठीक है। तब जाके फिर मुझे रिलीफ मिला, चलो सब ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सब वैसे ही नॉर्मली चल रहा है, और पेट दर्द वगैरह जो मुझे हो रहा था, उसी बीच में मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम पकड़ लिया था। फिर उस टाइम मैंने सुना था कि कोविड बढ़ रहा है, तो उससे मेरे साथ इससे पहले एक इंसिडेंट घट चुका था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कोविड से, क्योंकि मैंने पिछले सेकंड वेव में कोविड में अपनी एक बेटी को खो दिया था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सब लोग बोलते थे डॉली तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो, बहुत डरती हो, पर जिस पे बीतती है वो जानता है कि सच में बहुत ज़्यादा मैं डरती थी, और मुझे खुद लगता था कि नहीं मैं इस पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। लेकिन मन में डर था, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को खोते हैं ना, वो जो दर्द होता है वो सिर्फ़ एक माँ समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है? तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगा हुआ था। उसके बाद क्या होता है फिर मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी पकड़ लेता है कि मेरा ना गला ख़राब हो जाता है। उस टाइम फिर ये भी प्रॉब्लम चला हुआ था। मार्च या अप्रैल का टाइम था वो, जब वो गला ख़राब होने वाला भी प्रॉब्लम चला था। तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और प्रेगनेंसी में ये सब होना नहीं चाहिए। मुझे कमर में क्रैम्प आ गया था,
तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये सारी दिक्कत ना मुझे चौथा पाँच तीसरे से ही पेट दर्द शुरू हो गया था और उसके बाद दिक्कत स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है, चलो उसके लिए अब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कोई सा भी मेडिसिन तो ले नहीं सकते, सिर्फ पैरासीटामोल डॉक्टर एडवाइस करेंगी। और अपने आप आपके साथ अगर ऐसा कभी होता है ना, तो आप अपने मन से कभी कोई मेडिसिन नहीं लेना, कभी भी नहीं, बिना डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में आप लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो डॉक्टर ना मुझे मेडिसिन लिख कर देती हैं। वो मेडिसिन भी खाने में मुझे डर लगता है कि डॉक्टर ने लिख तो दिया है, पर ये मेडिसिन क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने फिर भी लिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि जब डॉक्टर ने दिया है ये मेडिसिन, तो ये मेडिसिन तुम खा लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तब जाके मैंने अपने मन को बहुत मनाया, फिर मैंने वो मेडिसिन खाया, उसके बाद मेरा गला ठीक हो गया। फिर आता वैसे ही चलते रहा, मेरा बीच में कुछ ना कुछ का मेडिसिन चल ही रहा था, कभी सर्दी का, कभी बुखार का या पेट दर्द का, तो मेडिसिन पूरा चलते ही रहा। अब ये मेडिसिन जो मुझे लेना पड़ रहा था, उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो सोच के मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। वो मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है झूले में। तो फिर बस ऐसे ही चला। उसके बाद क्या होता है कि मेरा 36 वीक, ठीक है, 36 वीक चल रहा था। अब 29 जून का दिन, 27 जून का दिन था जब मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने। मुझे ना ऐसा नीचे के साइड में ना बहुत हैवी सा फील हो रहा था। तो डॉक्टर को मैं दिखाने गई, उन्होंने बोला ऐसा करो तुम एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, हमें चेक करना होगा कि बेबी ठीक तो है। और बेबी का मूवमेंट ना कभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और कभी बहुत कम फील हो रहा था। मुझे भी डर लग रहा था कि बेबी का मूवमेंट कम नहीं होना चाहिए। अब मैं उस दिन जो दिखाने गई डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि बेबी का जो हार्ट बीट था ना, जब तो बेबी का जो हार्ट बीट था ना, वो डॉक्टर को ना सही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब जितना होना चाहिए बेबी का हार्ट बीट, उस तरह से हार्ट बीट नहीं चल रहा था बेबी का। तो डॉक्टर ने ऐसे पेट पे वो क्या लिक्विड डाल के, जब डॉक्टर चेक करते हैं मशीन से, जिससे आपको हार्ट बीट बेबी का समझ में आता है, आप भी सुन सकते हैं, तो वो मैम को, मतलब डॉक्टर को मिल नहीं रहा था सही से। तो फिर बहुत परेशान हो गई मैं भी। मुझे तो उस टाइम पता नहीं था, लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो वो कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, और इतना टाइम पहले कभी भी उन्होंने नहीं लिया था चेक करने में। फिर उसके बाद मुझे भी लगा कि कहीं कोई दिक्कत है। फिर मैं जब वहाँ से उठ के मैम ने चेक कर लिया, उसके बाद बोला कि ऐसा करो, बेबी का हार्ट बीट ना थोड़ा कम आ रहा है, तुम घर जाके और जूस वगैरह पियो, ग्लूकोज़ पियो, और उसके बाद कल सुबह आके मुझे बताना कि बेबी का मूवमेंट कैसा हो रहा है। बेबी का मूवमेंट सही हो रहा था, लेकिन हार्ट बीट पता नहीं क्यों कम आ रहा था। तो मैं घर आई, मैंने बहुत सारी जूस वगैरह पिए, अनार का जूस वगैरह, फ्रूटी भी पिया मैंने। मैम ने बोला था फ्रूटी भी पीना, तो मैंने फ्रूटी वगैरह भी पिया। और उसके बाद अगले दिन सुबह मैं दिखाने गई, मैम ने फिर से चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ चलो, अभी बेबी का हार्ट बीट सही आ रहा है। पता नहीं कल क्यों, कल तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब डॉक्टर ने बोला कि कल तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बेबी का हार्ट बीट क्यों इतना कम आ रहा है। फिर उस टाइम दिखा के आगे डॉक्टर ने 1-2 मेडिसिन लिखा मुझे, और पाउडर भी लिखा था कि ये दूध के साथ लेने के लिए, जो कि हर प्रेगनेंसी में हर एक डॉक्टर लिखता है प्रेग्नेंट वुमेन को पीने के लिए दूध के साथ। ठीक है, अब उस दिन तो 27-28 तारीख का दिन था। अब 29 तारीख को क्या होता है, 29 जून को 29 जून को क्या होता है कि मुझे ना फिर से नीचे साइड में बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। इतना ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि बच्चा निकल सकता है, ऐसा लग रहा था। तो मैं ऐसे झुक के चल रही थी और पेट को पकड़ के चल रही थी।
फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि मुझे ऐसा, अच्छा मम्मी को उसी बीच मैंने बुला दिया था। 26 तारीख को मेरी मम्मी आ गई थी। और इस बार क्या था, डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है कि आपको ना पहले डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। ऐसे मेरा टाइम था 21 जून का। तो मैम ने बोला कि आपको अगर घर से किसी को बुलाना है तो आप बुला लो, क्योंकि मे बी पहले भी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरी मम्मी का टिकट मैंने पहले ही कर रखा था, तो मम्मी आ गई थी। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि इस टाइम में मैंने मम्मी का टिकट कर दिया था और मम्मी आ गई थी। ठीक है, तो ये 29 तारीख का दिन था जिस दिन मुझे बहुत हैवी सा फ़ील हो रहा था। अब मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि देखो मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर के पास चली जाऊँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। चलिए ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड से बात करने के बाद मैं चली जाती हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर बोलती हैं कि डॉली आप ना एडमिट हो जाओ आप ऑब्जर्वेशन के लिए, कि कोई दिक्कत ना हो। अगर सब ठीक रहता है तो हम सेकंड बेबी हो, और सिजेरियन था मेरा। तो मैम ने बोला था कि आप कोई भी एक डेट चूज़ करके उस डेट में डिलीवरी करवा सकते हो। सी सेक्शन से बेबी हुआ था, और तो क्या इसमें नॉर्मल हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि एक टेस्ट अल्ट्रासाउंड में ना एक रिपोर्ट आता है, उसमें पता चलता है कि आपका जो ऑपरेशन जो पहले हो रखा है वो अच्छे से हील हो चुका है कि नहीं। तो उसमें 5.0 से अगर ऊपर होता है तो मैम ने बोला था तब आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा 4 पॉइंट समथिंग था। इस वजह से मैम ने बोला कि नहीं, स्टिचेस पे भार पड़ेगा तो टाँके खुल सकते हैं, तो इसलिए आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। फिर चलिए 29 जून पे आते हैं। तो मैम ने मुझे बोला कि चलो आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना पड़ सकता है। अगर सब ठीक रहा तो आपको 4 तारीख को डिलीवरी करेंगे, नहीं तो फिर कल तो करना ही करना है। फिर मैं एडमिट हो गई, मम्मी, मैं और मेरा बेटा तीनों। हमने एक प्राइवेट रूम बुक किया और हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए, और हस्बैंड जी को भी फ़ोन कर दिया कि ऐसा-ऐसा है, आप आ जाओ या फिर आप आराम से आ सकते हो। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो इसलिए जब तक वो अपनी आँखों से मुझे नहीं देखते कि हाँ, मैं ठीक हूँ कि कैसी हूँ, क्या हो रहा है, क्या मेडिसिन चल रहा है, तब तक उन्हें ना सैटिस्फैक्शन नहीं होता। तो वो ना ऑफ़िस से छुट्टी लेकर आ गए थे। तो ये ना दोपहर के 12 बजे का समय हो रहा था जब मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में। तो फिर मुझे पानी वग़ैरह सलाइन-वलाइन चढ़ने लगा और मैं रूम में चली गई थी। फिर उसके बाद मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जो है क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी ना, तो तब तो हैवी-हैवी सा फ़ील नहीं होता। बस 1-2 कदम भी चल रही थी ना, तब वैसा फ़ील हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मैम आती है, मुझे चेक करती है इवनिंग के टाइम पे। मैम आती है, मुझे चेक करती है, बोलती है सब ठीक है? तो मैंने बोला हाँ, सब ठीक है। तो बोलती है चलो आज आप डिलीवरी नहीं करवाते हैं, कल तो पक्का करेंगे, मॉर्निंग के टाइम में करेंगे। मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में जभी भी आपको सूटेबल लगता है आप मुझे बता दो, उस टाइम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मॉर्निंग के टाइम में करवा लेते हैं। अब पूरी रात वैसे निकल गई, मैंने नॉर्मल डाइट खाया मैं, और फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि 12 बजे रात के बाद आप कुछ भी नहीं खाना। तो 12 बजे के पानी तक नहीं पीना होता है। तो 12 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया, और सुबह जैसे ही 4 बजता है तो सिस्टर आती हैं जो आपका पेट साफ़ करवाती हैं। तो पेट साफ़ करवाने के लिए वो आपके पॉटी के रास्ते में एक पाइप डालती हैं, और उसमें पानी एक रहता है डेटॉल का पानी, लाइफ़बॉय साबुन का पानी पिछले बार मैंने देखा था। अब शायद वही साबुन-वाबुन का पानी होता है, वो आपको ना पॉटी के रास्ते में डाल के और वो पूरा पानी आपके अंदर जाता है। जिससे कि आपके अंदर जितना भी मतलब पेट सारा साफ़ हो जाता है। फिर मुझे बार-बार पॉटी आ रही थी क्योंकि पेट साफ़ हो रहा था। उसके बाद फिर हो जाता है, उसी बीच मेरा बीपी वग़ैरह भी चेक हो रहा था। फिर डॉक्टर आते हैं और फिर मुझे चेक करती हैं। तो मेरा टाइम 8:30 बजे मैं चली जाती हूँ ऑपरेशन थिएटर में।
अब ऑपरेशन थिएटर में जाते समय सभी को डर लगता है और मुझे भी बहुत डर लग रहा था। चाहे आप कितनी भी बार ऑपरेशन करवाओ ना, डर तो लगता ही लगता है। तो बहुत डर रहा लग रहा था, भगवान का बस नाम ले रही थी, हे महादेव सब ठीक हो, हे माता रानी सब ठीक हो। ऑपरेशन थिएटर में गई, वहाँ पे सब चीज़ हुआ, मतलब एनेस्थीसिया के डॉक्टर वगैरह आए और जो पेट काटते हैं वो डॉक्टर आए, और जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी थी। तो 3 तरह के डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं वो बस आपके रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं। मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब मुझे सुई लगा दिया। सुई लगाने के बाद पूरा नीचे की तरफ पूरा सुन्न हो जाता है, पीठ से लेके पूरा नीचे का पोर्शन सुन्न हो जाएगा। फिर डॉक्टर आपका ना पैर उठा के चेक करेंगे कि आप मतलब आप पैर बोलेंगे, पैर आप खुद से उठाओ। जब तक आप खुद से उठा पा रहे हो ना, तब तक कि सुन्न नहीं हुआ है तो आपको टच भी नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप खुद से पैर नहीं उठा पाओगे, लगभग 5 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है और फिर पूरा सुन्न हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने कट लगाया, और जब यहाँ पे आपको ना पेट के ऊपरी हिस्से पे प्रेस करते हैं, जो वहाँ पे जो ब्रदर रहते हैं या सिस्टर रहती हैं, ऊपर में पूरा पुश करते हैं ताकि बेबी नीचे की तरफ आए, और फिर उसमें थोड़ा दर्द आपको फ़ील होगा। और फिर मेरी बेबी डिलीवर हो चुकी थी। तो 9:02 का टाइम था जब मेरी बेबी डिलीवर्ड हुई। उसके बाद क्या होता है, फिर मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने पेट वगैरह सिला मेरा, उसमें जो टाइम लगा उसके बाद फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। अब रूम में शिफ्ट करने के बाद क्या होता है कि मुझे ना बहुत कपकपी सी लगने लगती है। मुझे ठंड नहीं लग रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों कपकपी सी हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। मुझे ठंड नहीं लग रही थी, पर फिर भी मैं काँप रही थी और मुझे वॉमिटिंग भी होने लगी। अब मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गई। वो खुद वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने मुझे 5 से 6 इंजेक्शन लगाए, जो कि सलाइन के थ्रू मेरे अंदर आ रही थी, और कुछ बैक में लगाया इंजेक्शन, मतलब 5-6 इंजेक्शन उन्होंने लगाया मुझे, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस वज़ह से वो डर गई थी। पर उन्होंने सुई वगैरह लगाया मुझे, तो उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद ठीक फ़ील हो रहा था। मुझे 2 वॉमिटिंग हो गया उस टाइम, और स्टिचेस आपके कच्चे होते हैं तो स्टिचेस खुलने के डर रहते हैं, इसलिए वॉमिटिंग होना अच्छी बात नहीं होती है। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन फ़ेस करना पड़ा मुझे। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं था। दूसरे दिन जैसे सुबह में 9 बजे मेरी डिलीवरी हुई थी। अगले दिन मुझे 9 बजे के बाद हल्का मतलब सॉफ्ट डाइट वगैरह जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह मिला था खाने के लिए, और बीच में एक ढक्कन, जो बॉटल का छोटा-सा ढक्कन होता है ना, उससे मुझे बस जो प्यास लग रही थी ना मुझे, उसके लिए सिर्फ़ गला आपका भिगाने के लिए मुझे उतना पानी वो मैम ने अलाउ किया था पीने के लिए, हल्का गुनगुना पानी। तो वो मैं ले रही थी। उसके बाद क्या होता है कि सारा कुछ स्मूथली चलता है। मेरी बेबी भी ठीक रहती है। उस टाइम मेरी बेबी का वेट 3 किलो था, और सब चीज़ ठीक रहता है। तो 36 वीक मेरा जस्ट कंप्लीट ही हुआ था, और मेरी बेबी का बर्थ हुआ उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे अब मेरे मन में ये दिक्कत मतलब ये सब चल रहा था कि कहीं बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ना आ जाए, क्योंकि 37 वीक के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो नॉर्मल होता है, उससे पहले बच्चा प्रीमैच्योर बोला जाता है। पर भगवान की कृपा से, महादेव और माता रानी की कृपा से मेरी बच्ची ठीक थी। उसके बाद तीसरे दिन मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, और उस दिन फिर मुझे तीसरे कि चौथे दिन मुझे प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए फिर आपके साथ मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।